शिप्रा अपनी ननद की बेटी की शादी में आई थी। इकलौती मामी थी वह रिमझिम की। शिप्रा के बेटे से 4 महीने छोटी थी रिमझिम। जन्म के बाद ननद की तबीयत खराब हो गई थी तो शिप्रा ने अपना दूध पिलाया था उसे। सास हमेशा कहती तुमने दूध पिलाया है ना, इसलिए ममता ज्यादा है। पता नहीं, पर सच तो यही था कि शिप्रा की लाडली थी रिमझिम। शादी को लेकर बहुत उत्साह था उसमें। जीत करके 1 हफ्ते पहले ही बुलवा लिया था मामी को उसने। स्टेशन पे नंदोई और भांजा आए थे लेने। नंदोई को ध्यान से देखा शिप्रा ने तो बेटी के विवाह की चिंता की लकीरें माथे पे अस्पष्ट झलक रही थी। शिप्रा समझ सकती थी उनकी चिंता। घर पहुंची तो रिमझिम लिपट कर आकर मामी के आने से उसका चेहरा खिल गया था। दोपहर के खाने के बाद रिमझिम ने अपनी शादी की तैयारियां दिखानी शुरू की अपनी मामी को। हाथ में एक डायरी और पेन लेकर सामने बैठकर बोली, मामी अच्छे से देख लो, जहाँ कुछ कम लगे बताना। ये देखो बनारसी साड़ी, साड़ी की साड़ी, ननद की साड़ी, सास की साड़ी। शिप्रा खुश होकर बोली, अरे तुमने तो जबरदस्त शॉपिंग की है, हर चीज लाजवाब है, कहीं कोई कमी नहीं है। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें। उसने खुश होकर कहा, थैंक यू मामी, तुम्हारा टेस्ट जरा हटके है, तुम्हें अच्छा लगा मतलब अच्छा ही होगा। मामी आज शाम को मेरे ऑफिस के सहकर्मी आ रहे हैं सामान देखने, तुम मम्मी के साथ मिलकर कोई अच्छी सी डिश बना देना। शिप्रा ने सहमति जताई। इतनी जल्दी उसने सारा सामान तो देखा नहीं था, सोचा शाम को सबके साथ देख लेंगे। रिमझिम अपने पापा के साथ बाकी की तैयारियां पर चर्चा कर रही थी। शिप्रा खुद की बेटी की शादी की भी चिंता होने लगी। इतनी तैयारियां कैसे करेगी वो, अब लड़का देखना शुरू करना पड़ेगा। वो खुद ही चिंतित होने लगी। ननद का बेटा एक कोने में गुमसुम खड़ा था। रिमझिम से 4 साल छोटा था, उम्र पर परिपक्व ज्यादा था। उसे गुमसुम देखकर शिप्रा को लगा कि दीदी के ससुराल चले जाने को सोचकर दुखी होगा। शाम को रिमझिम के ऑफिस की पूरी टीम पहुंची। रिमझिम खुश होकर अपनी शादी का सामान दिखा रही थी। ननद भी सबका स्वागत कर रही थी उत्साहित होकर। ननद का बेटा भाग भाग कर सबकी खातिर कर रहा था। सारा सामान देखकर तो शिप्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना दहेज, पूरा बाजार ही मौजूद है यहाँ तो। रात को छत पर टहलते हुए शिप्रा ने नंद के बेटा ऋषभ से हॉल बैंड, अतिबाजी और टेंट के बारे में पूछा तो उसने कहा, मामी सब हो गया है, एडवांस भी दे दिया है, बस 2 दिन पहले टेंट लग जाएगा। शिप्रा ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा, ऋषभ तुमने बढ़िया इंतजाम किया है, देखना तुम्हारी बीपी भी बहुत सुंदर आएगी। प्रीति बहुत खुश है। ऊपर रुपए पैसे कोई मुसीबत तो नहीं है बेटा, वो बोला। ऋषभ दुखी होकर बोला, नहीं मामी जी, सब इंतजाम हो गया है, फूल और मिठाई का बस पक्का करना है। दीदी ने एक एक सामान अपनी पसंद का लिया है। मम्मी के साथ पिछले 4 महीने से शॉपिंग चल रही है उसकी। ऋषभ के स्वर में एक मौन दर्द था जिसे शिप्रा चाहकर भी अनसुना ना कर सकी। उसने भी सोचा, क्यों यह सब पूछ रही है। अगले दिन कॉलोनी वालों को न्योता दे दिया गया था। दहेज का सामान देखने का, चाय नाश्ता का इंतजाम सुबह से ही कर रही थी। नल शाम को कॉलोनी की महिलाओं के आकर रिमझिम के शादी की बधाई दी, गाने गाए, शिप्रा के ननद से परिचय करवाया। अचानक एक महिला ने ननद से पूछा, कैश कितना दिया है आप लोगों ने? ननद तो नक्कर बोली, लड़के वालों को कुछ भी नहीं मांगा है, हमारे यहाँ कैश नहीं मांगते। उस महिला ने तब मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो इतना सामान बिना मांगे दे रही हो आप? सुई से लेकर सिलाई मशीन कुछ भी तो नहीं छोड़ा है आपने। हमने सोचा जरूर दबाव होगा वहाँ से। पार्टी खत्म होने पर शिप्रा ने यही सवाल किया ननद से। उसने हंसकर कहा, भाभी आपको तो पता है कि कितनी शौकीन है रिमझिम, हर चीज का शौक है। शादी को लेकर बचपन से सपने देखती थी, अब एक बार ही तो देना है। जिस चीज पर हाथ रखा उसने मैंने दिलवा दिया। अपनी माँ की बात बीच में ही काट कर रिमझिम बोली, मामी ससुराल में अगर इज्जत चाहिए तो खूब सारा दहेज लेकर जाना चाहिए। वो अपनी मामी से बोली, कोई कुछ बोले उससे पहले उनका मुंह बंद कर दो। ये देखो ना, सास के लिए सबसे महंगी साड़ी ली है मैंने। व्यवहार में अगर कान या अंगूठी मिले तो
वो भी रख देंगे, बस मुंह नहीं खोल पाएगी, नुक्स नहीं निकाल पाएगी। ननद के लिए तो पूरा सूटकेस भरकर सामान खरीदा है मैंने। शिप्रा अचंभित हो गई यह सोचकर कि आजकल बेटियों को अपनी शादी का दहेज इतना प्रिय है। तभी ऋषभ को आता देखकर ननद ने एक डिबिया छिपा दी। ऋषभ माँ से रुपये लेकर पिता के साथ शायद बाजार जा रहा था। उसने जाते ही रिमझिम से माँ के हाथ से लेकर वो डिबिया शिप्रा को दिखाई। उफ, इतना सुंदर और महंगा ब्रेसलेट। शिप्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। रिमझिम ने शिप्रा को लड़ियाते हुए पूछा, कहो मामी, कैसा लगा यह ब्रेसलेट? है ना खूबसूरत? तुम्हारे नमाज जी की फैलती बंद हो जाएगी। शिप्रा सचमुच फैन हो रही थी रिमझिम की। इतनी छोटी पर इतनी बुद्धि। चैन के बदले यह सुंदर ब्रेसलेट और संकली ननद को रहस्य किया था। चैन का तो हमने बनवाया ही था सगाई के लिए। यह ब्रेसलेट रिमझिम देगी अपनी तरफ से गिफ्ट। किशोर यानी तमाजे को अपनी सैलरी के पैसे से खरीदा इसने। शिप्रा रिमझिम की बुद्धिमत्ता की कायल हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह घर पे एक सजन से बात कर रहे थे नंदोई। बेटा ऋषभ नाराज सा खड़ा था। शिप्रा ने देखा एक बड़ा सा पैकेट उस सजन ने नंदोई के हाथ में थमाया। बदले में कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए। ननद के इस बारे में पूछना उचित नहीं लगा उसे। संगीत का आयोजन एक बड़े से मैरिज हॉल में किया गया था। सगाई हल्दी शादी यहीं से होनी थी। संगीत के बीच में ही ऋषभ ने अपनी माँ को बुलाया। काफी देर तक जब वो लौटकर नहीं आई तो शिप्रा को चिंता हो गई। बगल के कमरे में ऋषभ और ननद से बहस की आवाज आ रही थी। ऋषभ के पापा यानी नंदोई जी चुपचाप बैठे कुर्सी पे। शिप्रा को देखकर ननद के बेटे को चुप रहने का इशारा किया तो वो शिप्रा को खींचकर अंदर ले आया और बोला, मामी आप ही समझाओ मम्मी को। पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हर दिन नई नई फरमाइशों को तंग आ चुके हैं और पापा दीदी के बेफुजल ख्वाहिशों को तूल देकर मम्मी ने इतना पैसा खर्च करवा दिया है कि अब पापा हार गए हैं। मैं तो छोटा हूँ। जब भी दीदी को या मम्मी से कुछ कहता हूँ तो दोनों चुप करा देते हैं। मम्मी दीदी के ससुराल वाले इतने सभ्य और सत्कारी है कि शादी में कुछ भी नहीं मांगा। जीजा जी ने मम्मी और पापा से साफ साफ कह दिया था कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। फिर भी अनवसर दिखावे के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं पापा के। अभी पूरी शादी बची है। ऋषभ हाँफ रहा था बोलते बोलते। पिछले कई दिनों से इसी तनाव में था शायद वो अभी। तभी तो खोया खोया लग रहा था। शिप्रा ने ननद की ओर देखा तो वह बेटी की तरफदारी करते हुए बोली, अब क्या करूं भाभी, खाना बनाना पसंद नहीं उसे बचपन से, तो किचन के सारे गैजेट देना पड़ा। रोटी कभी गोल बोलती नहीं तो रोटी मेकर खरीदनी है। सजने सवरने का तो कितना शौक है उसे। वो अपनी ननद से भाई से बोली, मैचिंग किए बिना कहाँ कोई ड्रेस पहनती है। ससुराल वालों की जली कोटी सुन थोड़ी पाएगी। किशोर और उसके पेरेंट्स ने अभी तक कह दिया है कि कुछ नहीं चाहिए। बाद में बात सुनाएंगे तो क्या वो रुक पाएगी वहाँ। बहुत स्वाभिमानी है मेरी बेटी। ऋषभ जबरदस्ती बात का पतंगर बना रहा है। बेटी की शादी तो एक बार ही होती है, थोड़ा बहुत उधार तो होगा ही। नंदोई जो अभी तक चुप थे चिल्लाकर बोले, अपनी बेटी को कभी घर के काम सिखाया है तुमने? कभी बताया है कि घर के खर्चे कैसे पूरे होते हैं? सुबह से उसकी आया बन आगे पीछे घूमती रहती हो। अब क्यों डर रही हो बेटी के ससुराल भेजने से? लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए, नौकरी पेशा हो, आधुनिक हो, ससुराल में कुछ काम उन्हें तो शोभा देता है। तुम्हें क्या लगता है बेटी को भर भर का सामान देने से उसका दोस्त ढक जाएंगे? आज सिर्फ शाम को स्नैक्स और रात को डिनर से पता भी है उसके कितना पैसा लगा दिया है। 2 जगह से 20% ब्याज पर उधार लिया है। अब आगे से कोई और नहीं देगा, ना ही मैं चुका पाऊंगा। अरे हम कोई बिरला टाटा और अंबानी नहीं है, उनका भाग्य और है। अपनी बेटी की हर जायज नाजायज मांग पूरी करके तुमने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। भाभी भी ये तो बेटी है, देखा ना तुमने, बचपन से घर के सारे काम कराती है, पढ़ाई में होशियार है, बुद्धिमान भी है, तुम्हारी बेटी की तरह नहीं। उसके नंदोई बोले। शिप्रा वास्तव में आज
गर्वित हो रही थी अपनी बेटी पे। शादी अभी हुई नहीं थी, पर शिप्रा अपनी परवरिश से निश्चित थी कि उसने अपनी बेटी को अच्छी सीख दी थी। ये जो ससुराल वाले जो हम दोष देते हैं दहेज मांगने के लिए, हर समय यह सही नहीं होता। बेटी की सोच अब बदल रही है, दहेज की सख्त खिलाफ हो रहे हैं और दामाद अपने ससुराल का सम्मान करना सीख रहे हैं। अब आजकल लड़कियां दहेज चाहती है, इसलिए नहीं कि उन्हें मोह है दहेज का, बल्कि इसलिए कि ससुराल वालों को दहेज के भार में जिंदगी भर दबा सके। मध्य वर्गीय परिवार से होकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी की नकल करना फैशन बन गया है। ताम झाम और चकाचौंध वाली शादी का तमाशा दिखाकर या तो ऐसी बिटिया अपना तमाशा बनाती है या फिर अपने माता पिता का दहेज प्रथा समाप्त तभी हो सकती है जब बिटिया ना कहे दहेज के लिए। आज शिप्रा की ननद की बेटे का विद्रोह देखकर शिप्रा की बड़ी सीख मिली। अपनी बिटिया को दहेज में अच्छे संस्कार, ससुराल वालों के प्रति आदर भाव रखना सिखाना ही पर्याप्त दहेज है। बिटिया की कमी छुपाने के लिए दहेज का दोष ससुराल वालों पे थोपना सरासर पाप है। बेटी यदि अपने पिता की आर्थिक स्थिति नहीं समझ सकती तो दामाद उससे उम्मीद करना यह तो उचित नहीं है। जब बेटी ही नहीं समझी तो दामाद से कैसे उम्मीद की जाए। मिलते हैं किसी और फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।